कोई भी पर्सनैलिटी है, एनीवन, बाल गंगाधर तिलक हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, एनीवन. These are the 5 areas you need to focus upon. Terminologies. तो जैसे फनम के बारे में पूछा था, तो यहां पे आपको 5 मेन एरियाज पे फोकस करना है. This is how you will cover any international organization. Hello friends. Now that only 1 month is remaining for UPSC prelims, you must be wondering that in last 30 days, where should we focus? What should we study? From where to study? What kind of approach should we take? Which topics to revise? And in these topics, क्या चीज पढ़नी है and क्या चीज ignore करनी है? Because last 30 days, you can't really read everything. You have to be very selective, right? So I have made this prelims toolkit for your last 30 days. And in this toolkit, in this lecture, I will be sharing 3-4 things. One, from every subject, which topics are important. And in these topics, what dimensions you need to study, which dimensions you need to focus upon, and which dimensions you need to ignore. ठीक है ना? So everything I will be sharing in this toolkit. For example, in art and culture, in Buddhism and Jainism, there are 7 to 8 dimensions on which UPSC is asking questions. So I will share all the dimensions here in this lecture. So when you will be reading Buddhism and Jainism, आपको ये देखना है कि ये 7 और 8 dimensions आपने cover कर लिए तो आपका question solve हो गया. Similarly, जैसे environment है, species है, 6 से 7 dimensions है जिस पे UPSC पूछ रहा है. तो वो डायमेंशंस अगर आपने कर लिए 30 डेज में तो आपका वो क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो जाएगा. तो ये जो मैं अगले 40-45 मिनट्स में आपको समझाऊंगा, अगर आपने ये चीज सॉल्व कर ली तो जाहिर सी बात है कि आपके कम से कम 60 से 65 क्वेश्चंस एग्जाम में करेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टूल किट से. तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से. सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो, SCO हो गया, WHO हो गया, या कोई भी हो गया, राइट, ब्रिक्स हो गया, XYZ हो गया, तो G20 हो गया फॉर दैट मैटर. तो एक तो बैकग्राउंड में मतलब वो क्यों बने थे, एक लाइन, व्हाई दे वर मेड. सेकेंड इज हेडक्वार्टर कहां पे है उनका. ठीक है ना, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये भी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरीट है, परमानेंट सेक्रेटरीट है कि नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, अगेन दैट्स इंपॉर्टेंट. इंडिया की मेंबरशिप है और हुई तो कब हुई, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्या हम फाउंडिंग मेंबर थे या वी ज्वाइन लेटर, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट यू नीड टू सी. इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वुड मीन की मेन उसका काम क्या है, या फिर इसमें मेन चीज ये रहेगी इंपॉर्टेंस में कि कितने पॉपुलेशन को उसने कवर करता है, कितनी जीडीपी को कवर करता है, राइट. व्हेन दे से G20 की इतनी % वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसको कवर करता है. ठीक है ना, या इतनी पॉपुलेशन को कवर करता है. सो दैट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर नॉन एजेंडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एजेंडा तो सबको पता है, बट नॉन एजेंडा जैसे G20 है, उसके एजेंडे, उसका नॉन एजेंडा है टेररिज्म की बात वो नहीं करता है. ठीक है ना. सो यू हैव टू सर्च कि भाई एग्जैक्टली नॉन एजेंडा क्या है. ठीक है ना. जैसे अगर हम बात करें इंटरपोल की, इंटरपोल जो है उसका नॉन एजेंडा ये है कि वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंफॉर्म कर सकता है. दैट्स अ नॉन एजेंडा ऑफ इंटरपोल. ठीक है ना. इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, कौन सी रिपोर्ट्स वो निकालता है. करंट अपडेट्स कुछ अगर हुआ हो उस पर लास्ट 1-2 सालों में, और उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल ब्रिक्स के साथ फोर्टलीजा डिक्लेरेशन और सारे इतने डिक्लेरेशंस हैं. सो दिस इज हाउ यू विल कवर एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की. अगर तो इन्वायरमेंट में इफ यू सी लोकेशनल क्वेश्चंस हैं आपके, तो लोकेशनल क्वेश्चंस में आपका पहला तो यही रहेगा कि इनकी जो है एरिया
कहाँ पे है, कहाँ पे, आई मीन वेयर दे आर लोकेटेड, इन व्हाट पार्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या है इनसे रिलेटेड, वहां पे जो जैसे कोई भी हो, ठीक है, लेट्स से XYZ नेशनल पार्क है, XYZ वेटलैंड है, या XYZ बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या है। अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो एंडेमिक है वहां के लिए, so you'll have to keep note of that. Topographic terrain क्या है उसका, you know, ultimately grassland है कि टुंड्रा है कि that is there. और उसमें अगर critical tiger reserve हो कोई, ठीक है ना, that is also something you need to look for. So that is how you will go through the locational questions of environment. ये क्वेश्चन था जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, तो नागरहोल हो गया, और सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। कौन सा है इसमें? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्ट डियर, सो इसके लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टोपोग्राफी एंड स्पीशीज पार्ट। देन पॉल्यूटेंट्स पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दो टाइप के, एक पूछ रहे हैं और हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक पूछ रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या है, कि जैसे एग्रीकल्चर में क्या सोर्सेज हैं, इंडस्ट्री में वेरियस इंडस्ट्रीज, कॉपर स्पेल्टिंग में दे आस्क्ड द क्वेश्चन लास्ट ईयर, ठीक है ना, they can ask about steel, they can ask about coal, so you'll have to actually go through the major polluting industries and see which pollutant they are actually releasing mostly, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल, अगेन ऑटोमोबाइल जो है किस किस टाइप के pollutants छोड़ता है, and then a question could come on that pollutants themselves, ठीक है ना। दूसरा टाइप पूछ रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, जैसे एक एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो ये 2 एरियाज पे ये लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा है ऐसे, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, nitrogen oxide, ozone and sulfur dioxide. Excess of which of the above in the environment causes acid rain? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है ऐसे कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर generated as environmental pollutants from which of the following? So again यहां पे sources पूछा गया है। Why is there a concern about copper spelting plants? ठीक है ना, अगेन यहाँ पे they may release sulfur dioxide as a pollutant, ठीक है ना। Which of the following are the reasons / factors for exposure to benzene pollution? अगेन जो है इसमें ऑटोमोबाइल वाला जो है वो पूछा है, ठीक है। तीसरा एरिया हो गया आपका जो आपको को पढ़ना है, वो है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनिशिएटिव्स, कोलिशंस और डिक्लेरेशन। तो यहां पे एक फर्स्ट चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वो प्रॉफिट वाला है या नॉन प्रॉफिट वाला है, ठीक है। पर्पस क्या है, किसके लिए वो बना है, इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है, व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया, इज इंडिया पार्ट ऑफ इट, इज इंडिया द फाउंडिंग मेंबर, या इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए इंडिया कुछ क्या कर रहा है, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, किस मतलब उनका बेसिकली कोऑर्डिनेटर कौन है, आईईसी है कि आईपीसीसी है, XYZ है, कौन सा है, ठीक है ना। अंडर विच मिनिस्ट्री, अगर वो इंडिया का है तो इंडिया में किस मिनिस्ट्री के अंदर है, और लास्टली बाइंडिंग है कि नॉट बाइंडिंग है, नाउ दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज वाज आस्क्ड लास्ट ईयर, इंडियन सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। टू क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solution to address the challenges of urban India, ठीक है ना।
अब जैसे ये क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट वाज फर्स्ट endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. It endorses a global timeline to end the loss of forest. It is a legally binding international declaration. It is endorsed by government, big companies, and indigenous communities. India was one of the signatories at its inception. Next we have is flora and fauna. So flora and fauna में सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि XYZ क्या है, इट इज विच स्पीशी. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सीलॉन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, मिनी वेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट आर, क्या है ये? बर्ड्स. तो दिस इज यूनिट टू कीप. जैसे लास्ट ईयर गोल्डन महिसर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था. सो एवरी ईयर दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो यू नीड टू फोकस अपॉन कि इस टाइप के जो नाम है यहाँ पे अगेन जो स्पीशीज इन न्यूज वगैरह है एंड जो ओवरऑल स्पीशीज हैं वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उनके बारे में यू विल हैव टू रीड अबाउट दैट सो दैट यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वेयर इट इज फाउंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से एरियाज में वो फाउंड कर रहे हैं. ठीक है. कॉमर्शियल यूज क्या है उस स्पीशीज का, उस प्लांट का, कुछ है कि नहीं है. कॉमर्शियल एंड मेडिसिनल यूज, ठीक है ना, है कि नहीं है. ठीक है. चौथा प्रॉपर्टीज लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग है कि नहीं है. ठीक है ना. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू लुक इनटू कि ये चीज है कि नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में. कैन सर्वाइव विदाउट सॉयल या नहीं. ठीक है ना. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेट्रिटिवोर्स है कि ऑटोट्रॉफ है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी है. सो यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ दैट कि क्या है एग्जैक्टली whenever you are reading any species. Then if you talk about another thing that you need to focus is current environmental words / techniques. तो यहां पे आपका एंगल यही है कि वन लाइनर जो है बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि एग्जैक्टली पर्पस क्या है उसका. जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज ब्लू कार्बन, या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, मियावाकी मेथड के बारे में पूछा था, पोलर कोड के बारे में पूछा था, ग्रीन वॉशिंग. देन थर्ड इज एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस ऑफ एनवायरनमेंट. इसमें फोकस यू हैव टू डू इज कि विच बॉडी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दैट एक्ट. फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, या वाटर एक्ट के अंदर, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए. So first focus you need to give there. Second is what are the protections under the law for flora and fauna, especially wildlife act जो है हमें फोकस करना है कि उसके अंदर क्या exactly protection है for flora and fauna और क्या नहीं है, और implications क्या है flora and fauna की, कि जब वो एक्ट के बाद जो अगर वो protected category में आ गया, so what are the provisions, what can be done, so that you need to focus upon. जैसे ये क्वेश्चन था आपका कि इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई स्पीशी को प्लेस कर दिया जाए. देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जैसे पर्माकल्चर, अगेन द सेम थिंग्स. सो फर्स्ट इज की एडवांटेजेस क्या है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, व्हाट आर द एडवांटेजेस. सेकंड इज वेदर इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी और नॉट, राइट. थर्ड इज कि वेदर देयर इज रिड्यूस यूज ऑफ, तीन चीज, फर्टिलाइजर, वाटर एंड पेस्टिसाइड. ठीक है ना. एंड फोर्थ वुड बी सीड्स. ये चार चीज में क्या एग्जैक्टली उस टेक्नोलॉजी से यूज हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पे इन चार में से एक दो का होता है कम, या दो का होता है, तीन का होता है, चारों का नहीं होता है. ठीक है ना. कुछ में होता है कि चारों का होता है. सो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज ये स्टेटमेंट मोस्टली पूछते हैं ये. एंड विच टेक्निक इज क्लाइमेट फ्रेंडली. नाउ वी टॉक अबाउट द टूल किट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. सो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होते हैं कि पीपल एसोसिएटेड विद अ पार्टी. जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई XYZ जो है विच ऑफ देम वर एसोसिएटेड विद कदर पार्टी. ठीक है ना. दूसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. अब यहां पे आपको चार एरियाज पे फोकस करना है. पहला रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. ठीक है ना. उस जो भी रिफॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, उसमें कौन से रिजर्व हुए, कौन से ट्रांसफर्ड हुए.
सेकंड, नॉन एजेंडा क्या था, अगेन कि उस रिफॉर्म ने क्या चीज नहीं दिया, दिया तो बहुत चीजें बट नहीं क्या नहीं दिया, ठीक है ना, बिकॉज नहीं देने वाला जो एंगल है दैट इज मोस्टली दे विल आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दैट. ट्रिवियल फैक्ट्स अगेन. एंड फोर्थली, पावर्स ऑफ सेंटर एंड प्रोविंसेस, इस पे क्या इंपैक्ट किया उस लॉ ने. सेंटर्स को क्या पावर दी, प्रोविंसेस को क्या पावर दी, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या पावर दी. तो स्ट्रक्चर पूरा. यूरोपियंस इन इंडिया में आपको सबसे पहले यह पढ़ना है कि फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे लगाई, किनसे ली, राइट, कौन सा एम्पायर था वहां पे पहले, ठीक है ना. इंपॉर्टेंट अर्ली कॉलोनियलिस्ट जो थे सबके, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे पोर्चुगीज हो, ठीक है ना, चाहे डैनिश हो. दीज आर द 5 जो हमारे यहाँ आए थे मैक्सिमम. तो इन सबके अर्ली वो, और हाउ डिड दे एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर इंडिया, किस पावर के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, किस पावर ने उनको अलाउ किया एस्टैब्लिश करने के लिए. सो दिस इज द 3 एरियाज जहां पे यू नीड टू फोकस अपॉन. उसके बाद आपका जैसे पर्सनैलिटीज है, कोई भी पर्सनैलिटी है, एनीवन, बाल गंगाधर तिलक हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, एनीवन. These are the 5 areas you need to focus upon. पहली, from which parties they were associated with throughout their career. Newspapers they were part of. There would be some newspapers जो उनके खुद के होंगे. There would be some newspapers जहां पे वो लिखते होंगे. Satyagrahas they are associated with satyagraha/movements, I would say. Books that they had written during their lifetime, and institutions they were associated with throughout their lifetime. तो 5 areas पे आपको जो है पर्सनैलिटीज का करना है. जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि which that who among the following is associated with songs from prison. क्या आंसर होगा इसका? महात्मा गांधी. ये भी था ऐसे क्वेश्चन, इसमें ईश्वर ने विद्यासागर था. This question was also asked that Shah Nawaz, Prem Kumar Sehgal and Gurbaz Singh Dhillon are remembered as. Now, if we talk about the mass movements and satyagraha, so these are the 5 things you need to focus upon when you're reading it. Who started the movement? ठीक है. Events of the movement, उससे associated events, जैसे उससे associated कहाँ पे flag movement हुआ था, कहाँ पे all these things. Participation, which group actively participated, which group left aloof. For example, capitalist का क्या contribution था, labor कितने involved हुए थे, ठीक है ना, Muslims का कितना participation था. So all these things would be there. Outcome or consequences, which means that after the movement what happened. For example, Gandhi-Irwin Pact. For example, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, and reasons why the movement was launched. So these are the 5 areas you need to focus upon when you read any mass movement or satyagraha. Then if you talk about the ancient medieval history and art and culture, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा आपका important edicts and inscriptions. यहाँ पे अगेन मैंने बता ही दिया कि इसको कैसे पढ़ना है. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो when you are reading, see यहाँ पे बेसिक बुक्स काम नहीं करेंगे. You'll have to read Google. You'll have to go through Google. प्रॉपर जैनिज्म बुद्धिज्म की साइट पे जाना पड़ेगा. Only then you will be able to solve it. ठीक है ना, क्योंकि बेसिक बुक्स में इतना दिया ही नहीं हुआ है. बेसिक दिया हुआ है बिल्कुल, मैक्सिमम महायान तक, यहां तक बस इतना दिया हुआ है, पर क्वेश्चंस तो उसके काफी बियॉन्ड जा रहे हैं, राइट. सो पहला है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म की, फेमस एंड नॉट सो फेमस टेक्स्ट. कीप अ नोट ऑफ दैट. Sects of Buddhism and Jainism, not just the famous ones, but also the more at micro level, how they were divided. And in sects के features क्या हैं, that also you need to do. Important terms associated with Buddhism and Jainism, जैसे उपासका पे क्वेश्चन पूछ लिया था last year. Features of different sects that I already told you. Important stupas associated, stupas and other Jain temples associated with Jainism and Buddhism. Important scholars associated with Jainism and Buddhism. Scholars, monks, etc. तो ये 6 एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना है while reading Jainism and Buddhism. जैसे for example, this question was asked that, deification of the Buddha, treading the path of Bodhisattvas.
image worship and rituals. Which of the following were the features of Mahayana Buddhism? कौन से थे? D. Now, important prehistoric sites, that is also you need to focus on, as I've told you. जैसे ये examples हैं इसके. उसके बाद linkage to current affairs. Again, as I've told you earlier only कि ये भी आपको देखना पड़ेगा नोट पे. Chronology, very important. Chronology में they are asking questions in medieval and sometimes in ancient also. So chronology में जब आप when you are reading an empire, they are not asking about the political features. They are asking mostly about कि उस event उस time पे क्या क्या हुआ था, ठीक है ना? So first thing, important invasions during the tenure of kings, जो भी हमारे main kings हैं या main dynasties हैं, ठीक है ना? Both defensive and offensive. Defensive means कि आप कोई बाहर की पावर ने अटैक किया और आपने उसको किया, और offensive means आपने खुद अटैक किया. Important travelers that visited the kingdom. तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स इंडिया आए हैं बाहर से, वो किसके टाइम में आए थे, किस टाइम में आए थे, किस किंग से मिले थे. कीप अ नोट ऑफ दैट. क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स एंड एम्पायर, अगेन ये तो बहुत बेसिक ही है कि वो है कंटेम्पररी ऑफ द रूलर. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से अकबर था, तो अकबर के टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स थे जो उसके टाइम पे, कौन कौन से अदर रूलर्स थे. कृष्णदेव राय थे, तो कृष्णदेव राय के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में कौन उसका कॉन्टेम्पररी था, ठीक है ना? ईस्ट और वेस्ट में कौन से इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स कंटेम्पररी थे. so that you need to keep note of. New kingdoms emerging out of larger kingdom or another kingdom. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कौन से किंगडम से ब्रेकअप होके, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कई सारे जो वेसल्स थे, वेसल स्टेट्स, they declared themselves as independent states, and then these independent states grew into empires. So we need to keep इस फैक्ट को भी आप देखना. And founder of the kingdom, who exactly is the founder of that kingdom. For example, this question was asked that with reference to Indian history, which of the following statements is or are correct? 1. Nizamat of Erkot emerged out of Hyderabad state. Mysore kingdom emerged out of Vijayanagara empire. Rohil kingdom was formed out of territories occupied by Ahmad Shah Durrani. अब जैसे ये क्वेश्चन भी था कि द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. 2. During the reign of Alauddin Khilji, 1 Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. 3. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest of his kingdom to Mongols. ऐसे ही क्वेश्चन था. Saint Nimbarka was a contemporary of Akbar. Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sarhindi. एक और पार्ट है आपका जो लॉज ऑफ एंशिएंट इंडिया, which is मिताक्षरा एंड अर्थशास्त्र. यहां पे यू हैव टू फोकस अपॉन कि स्टेटस और राइट्स क्या थे अपर कास्ट के और लोअर कास्ट के, वुमेन के क्या राइट्स थे, ठीक है ना, वुमेन के और साथ ही साथ स्लेव्स के क्या राइट्स थे, और इनहेरिटेंस के क्या राइट्स थे, ठीक है ना. और पांचवा इसमें इंक्लूड कर लो मैरिज का क्या सीन था, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज वाज लीगल, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज वाज नॉट लीगल, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मिताक्षरा एंड दयाभाग, अर्थशास्त्र पे पूछा था. देन इफ यू टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजीज, तो जैसे फनम के बारे में पूछा था, तो यहां पे आपको 5 मेन एरियाज पे फोकस करना है. एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल इंडिया, हर एक मेन एम्पायर में, ठीक है ना. सेकेंड वुड बी गवर्नमेंट डिवीजन, विच इज सेंटर, स्टेट, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ग्राम. सो उसको क्या बोलते थे एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट सरकार एंड परबना एंड ऑल दीज थिंग्स. थर्ड वुड बी कॉइन्स. कॉइन्स को एग्जैक्टली डिफरेंट टाइम्स में क्या क्या बोलते थे डिफरेंट एरा में. फोर्थ विल बी ऑक्यूपेशन. सो XYZ जो है उस ऑक्यूपेशन को उस समय क्या बोला जाता था. एंड लास्ट वुड बी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, जैसे हुंडी हो गया, जैसे इकोनॉमिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते थे उस टाइम पे, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड एवरीथिंग. सो दीज आर द 5 थिंग्स यू विल नीड टू फोकस अपॉन
टर्मिनोलॉजी में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड विष्णु के ऊपर एंड ऑल, एंड यहाँ पे इक्ता एंड मीर बख्शी, आमिल, दिस वाज आस्क्ड कि correct sequence in ascending order. Now next would be hard facts which are tough to verify, which I've already explained. अब आते हैं हम साइंस एंड टेक पे। तो फर्स्ट थिंग एज आई हैव टोल्ड यू कि कैन इज मोस्टली राइट। सो कैन अगर है तो आप मान के चलो कि उसको राइट ही मारना है। और साथ में इफ यू टॉक अबाउट वर्ड प्ले तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे क्यूबिट है, सो क्यूबिट लिंक्ड टू क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो दैट इज देयर। थर्ड वुड बी दैट जो आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेटा होता है, स्पेसिफिक डेटा होता है, मोस्टली रॉन्ग डेटा होता है, सो दैट इज देयर। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लग रहा है आपको स्टैटिक का, बट दिस वाज आस्क्ड बिकॉज कोविड के टाइम पे दिस कॉन्सेप्ट वाज इन न्यूज, सो यू विल हैव टू रिवाइज जो भी करंट अफेयर्स के जो भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के जो कि न्यूज में थे करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये लास्ट ईयर पूछा था, जैसे कैन बी यूज्ड फॉर एक्स बट नॉट वाई, ये भी मोस्टली रॉन्ग होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स, सोलर पंप पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द पंप्स विद पिस्टन। तो अगेन इस टाइप का होगा तो ये रॉन्ग ही होगा, तो आंसर वुड बी नाइदर वन नॉट टू। देन इफ यू टॉक अबाउट, यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट एरिया वुड बी इंडियन डिस्कवरीज, जो कि इंडिया से रिलेटेड साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट्स हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आपको कैसे पढ़ना है, ये 6 एरियाज पे आपको फोकस करना है। पहला हो गया एप्लीकेशन पार्ट, कि उसका एप्लीकेशन क्या है। सेकेंड वुड बी मीनिंग ऑफ द वर्ड, बिकॉज अ वन लाइनर कैन बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द मीनिंग। What it cannot do, again that is something which is very important, कि उसका एरिया ऑफ डोमेन कहां तक खत्म होता है, क्या चीजें ऐसी हैं कि वो नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन से लोग उससे जुड़े हुए हैं, कंपेरिजन विद सिमिलर टेक्नोलॉजी एंड इंडियन कनेक्शन। सो दीज आर द 6 एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस अपॉन। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे ये वर्ड ऑन न्यूज में था, ये आपका जो था सॉफ्टवेयर एज सास, तो इसमें ऐसे इट सेज कि आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू आर फॉर्म्स ऑफ सास, सो उसका एक एग्जांपल यू हैव टू कीप ऑन दैट। फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवेज पे क्वेश्चन आया, तो यू विल हैव टू आल्सो रीड अबाउट कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये सिमिलर टेक्नोलॉजी से कंपैरिजन है कि सोडियम लैम्प जो हैं वो लेड लैम्प से कैसे डिफरेंट है। जैसे लाईफाई एंड वाईफाई पे पूछ सकते हैं कंपैरिजन पे क्वेश्चन, ठीक है। सैटेलाइट्स में ये 5 एरियाज पे आपको फोकस करना है कि वेदर जियो स्टेशनरी है या जियो सिंक्रोनाइज है, टोटल एरिया कितना है उनका, एरिया ऑफ कवरेज, फंक्शंस क्या है, क्या 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 कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री है, एंड हाउ मच अबव द सरफेस एरिया। These are the 5 facts that you need to remember while reading about satellites. For example, this question was asked about the application part. This question checked you, with respect to the area of influence and collaboration. This question again, the area of influence and कौन से orbit में है वो. Vaccines में, these are the 5 areas where you need to focus upon कि किस चीज के लिए वो वैक्सीन बनी है, डेवलप और किसने बनाई है, लाइक हु मेड इट, विच इंस्टीट्यूशन, विच बॉडी, विद सपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी, एक्टिवेटेड है कि इनएक्टिवेटेड है, अगेन इंपॉर्टेंट, लाइव है कि नहीं लाइव है, वेक्टर किसके लिए बनी है, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजुआ, फंगी के लिए तो यू कांट मेक अ वैक्सीन एंड दैट्स अ फैक्ट। साइड इफेक्ट क्या है, कितना है, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू फोकस अपॉन। For example, this question was asked with respect to COVID-19 pandemic. Recombinant पे पूछा था उससे पहले 1 साल पहले conjugate पे पूछा था। तो every year they are asking one question on vaccines. If we talk about the geography, तो geography में आपका सबसे पहले जो new techniques है इसके बारे में तो we have already seen.
उसके बाद सेकेंड एरिया दैट यू नीड टू फोकस अपॉन इज कि जो भी इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फोकस उस पर आपको करना है, ठीक है ना, कि क्या क्या एग्जैक्टली जैसे सवाना है तो सवाना से एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशल फोकस हैज टू बी गिवन टू दैट बिकॉज एवरी ईयर दे आर आस्किंग से वन क्वेश्चन एवरी ईयर, ठीक है ना। रिवर्स ऑफ इंडिया जैसे हैं, अब रिवर्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सोर्स क्या है उनका, ठीक है ना, सोर्स क्या है उनका कि उनका सोर्स क्या है और उसके अंडर जो है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कितने स्टेट से पास होती है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है, उस रिवर बेसिन के अंदर कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। सो ऑल दीज एरियाज आपको करना पड़ेगा, डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है, ठीक है ना। सो ऑल दीज एरियाज जो है आपको करना पड़ेगा व्हेन यू रीड रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एज आई टोल्ड यू बॉर्डरिंग कंट्रीज तो मैंने आपको बता ही दिया, वाटर बॉडीज भी बता दिया है। अब इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटी, सो इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी में देखो व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट एनी टॉपिक फ्रॉम लक्ष्मीकांत, फर्स्ट एरिया ऑफ फोकस शुड बी दैट इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है ना, दैट स्पेसिफिक प्रोविजन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और it is passed by the parliament. For example, this question was asked ki, the constitution of India classifies the ministers into 4 ranks, ठीक है ना। So ultimately whatever provision you are reading, whatever institution you are reading, whatever angle you are reading in Lakshmikant, first thing that should come to your mind is कि whether that provision, for example election, ठीक है ना, election का process is it mentioned in the constitution और पार्लियामेंट के एक्ट के बाद वो आया है, ठीक है ना। सो दैट शुड बी योर फर्स्ट फोकस व्हेन यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड, द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा हो गया आपका नॉन एजेंडा ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्लैश बॉडी, मोर देन द एजेंडा, इट्स द नॉन एजेंडा दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट हियर, मेनी एरियाज दैट आई हैव टोल्ड यू कि एजेंडा तो बहुत सारे होते हैं, 15 एजेंडा होंगे, लेकिन नॉन एजेंडा उनके 2-4 ही होंगे। तो नॉन एजेंडा पे अगर आपने फोकस कर लिया तो एजेंडा अपने आप आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तीसरा, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस पे हर साल पूछ रहे हैं सवाल, जैसे लास्ट ईयर 21 में पूछा था लोकसभा पे कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ठीक है। उससे पहले पूछा था राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन की नेक्स्ट ईयर पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ठीक है ना, बिकॉज इस टाइप के कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे कंपैरिजन पे पूछ सकते हैं। देन फोर्थ विल बी कि वेदर मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। This is also, when you're reading any provision or a institution, focus on that कि ये optional है कि mandatory, जैसे ये डिप्टी स्पीकर का क्वेश्चन था, तो it says that there is a mandatory provision that the election of a candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। या फिर ये क्वेश्चन है कि according to the representative of a criminal offense is permanently disqualified from contesting. So, you'll have to see that. जैसे ये there is no minimum number of days that parliament is required. So you need to see it's mandatory or is it वो, या फिर but it is not mandatory to conduct all 3 seasons. तो mandatory पे भी आपको फोकस करना है कि है कि नहीं है। उसके बाद there are certain provisions which are linked to part of the constitution or specific article. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू फोकस अपॉन। जैसे ये था कि अगर आप जैसे ये पढ़ रहे हो कि ये प्रोविजन क्वेश्चन ऑफ वेल्थ का, सो यू नीड टू फोकस अपॉन कि ये किससे लिंक्ड है, किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक्ड है। जैसे ये किससे लिंक्ड है, डीपीएसपी से, ठीक है ना। या फिर ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था, या फिर ये क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी किससे लिंक्ड है, 21 से, ठीक है ना। अब जैसे ये था कि तो ये इज लिंक्ड टू आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
फिर उसके बाद आपका ऐसे ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कौन सा हो गए? राइट टू इक्वालिटी. तो एवरी प्रोविजन दैट यू आर रीडिंग यू हैव टू लिंक इट कि भाई किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिंक्ड है. ठीक है ना. ये कौन सा होगा? डीपीएसपी. ठीक है. उसके बाद आपका ऐसे अनदर चीज आपको करनी है कि लिंकिंग इंस्टीट्यूशनल फीचर्स टू बेसिक्स ऑफ पॉलिटी. जैसे अगर लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, तो उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना, क्या उसका सबसे मेन फीचर होगा. ठीक है ना. इसमें क्या होगा बताओ? है डी होगा कि सी होगा? क्यों डी क्यों होगा? सर इलेक्टेड गवर्नमेंट नेसेसरीली लिबरल डेमोक्रेसी नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करेगा कि कोई भी डोमेन किसी को इंक्रोच नहीं कर रहा है. सेपरेशन ऑफ पावर होगी, इट वुड मीन दैट जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट, एंड व्हेन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट देन द राइट ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड. ठीक है ना. तो हमको यही चीज देखनी पड़ेगी कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है किसी भी टॉपिक की. जैसे ये फेडरल का पूछा है कि असेंशियल फीचर क्या है. तो जब आप कोई भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, फेडरलिज्म के बारे में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में, सो यू विल हैव टू गिव स्पेशल फोकस कि चलो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के 15 फीचर हो सकते हैं, लेकिन उस 15 फीचर में सबसे मेन फीचर क्या है जो उसका कोड डिसाइड करता है. ठीक है ना. वो सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ही हो सकता है, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है. ठीक है ना. ये आपका अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए कि व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू दैट थिंग शुड कम टू योर माइंड कि ये फीचर सिर्फ पार्लियामेंट का ही हो सकता है, ये एक्सक्लूसिव फीचर हो सकता है सिर्फ पार्लियामेंट का, ये फीचर और किसी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है. सो दैट विल बिकम द एसेंशियल फीचर ऑफ XYZ. ठीक है ना. जैसे ये क्वेश्चन है कि तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा. क्यों ए क्यों होगा? ए क्यों होगा? लॉजिक. अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तभी तो सेंटर, दैट इज अ गारंटी दैट सेंटर विल नॉट इंक्रोच इन द राइट्स ऑफ द स्टेट्स. ठीक है ना. इसके अलावा देयर इज नो गारंटी. इवन यू हैव रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट में, आप अगर पार्लियामेंट के पास कोई पावर ही नहीं होगी उस हाउस में, तो इज हार्डली एनीथिंग. बट दिस इज अ बेडरॉक. अगर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट देन जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं फॉर सेंटर एंड द स्टेट दैट विल बी रिस्पेक्टेड. ठीक है. ये कौन सा, ये तो हमें देख ही लिया था. ये कौन सा होगा? अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच डी की बी? यस. क्यों ऐसा? क्यों? As I've told you, use that logic. पहला फीचर देखो, all political parties in the parliament are represented in the government. ये प्रेसिडेंशियल में भी हो सकता है. ठीक है. The government is elected by the people and can be removed by them. प्रेसिडेंशियल में भी ऐसे ही होता है. Government is elected by the people. ठीक है. Government is chosen by the parliament but cannot be removed by it. ये तो थोड़ा अलग हो गया. ये this is the feature which actually क्लोजली रिजेंबल्स की ये पावर ऑफ पार्लियामेंट को शो करता है कि भाई गवर्नमेंट जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. ठीक है. एंड लास्टली यू आल्सो हैव टू फोकस अपॉन कंपैरिजन अमंग रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं किया, हाउ इज इंडियन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द यूके सिस्टम, हाउ इज द इंडियन प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिफरेंट, और हाउ इज द पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट different from the powers of US president.
देन लास्टली वी कम टू इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस. तो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी आपको करने पड़ेंगे. जैसे अगर IMF है तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि न्यूज में है या फिर जो उससे उसके साथ हैं यूज में. इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, एज आई हैव टोल्ड यू, कोई भी फिनोमेना है, यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सो ये एप्लीकेशन पार्ट इससे आपका काफी इजी हो जाएगा. उसके बाद जैसे इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स समिट, इसकी जो करंट अपडेट्स है, सबसे पहले की अपडेट और अभी की अपडेट, सो दैट यू नीड टू कीप स्पेशल फोकस ऑन. देन बेसिक्स पे विल हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स की कोई भी चीजें जो हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका? ए क्यों होगा? रियल सेक्टर में क्या आएगा? सी, मॉनेटरी जो इकोनॉमी होती है, दैट इज नॉट कॉल्ड द रियल इकोनॉमी. स्टॉक, शेयर, लोन्स, दे आर नॉट कॉल्ड एज रियल. रियल इज द प्रोडक्शन पार्ट, फिजिकल. तो उसमें ये दो ही हैं, बाकी दो नहीं है. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व. ठीक है ना? एक और चीज यू हैव टू सी व्हाइल रीडिंग एनी प्रोविजंस कि वेदर टैक्सेबल है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि आपका जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं, दे आर टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. सो व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट करंट अफेयर्स और एनी न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड और समथिंग, यू नीड टू सी. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसान विकास पत्र है या ये स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो टैक्सेबल नहीं है. तो यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ दैट कि टैक्सेबल है कि नहीं है. ठीक है ना? इसके अलावा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस उसको उस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, एंड दैट इकोनॉमिक बॉडीज प्रमोटेड बाय हूम. फॉर एग्जांपल जैसे ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय RBI. ठीक है ना? या फिर आपका ये वाला क्वेश्चन है, जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो इस टाइप की you'll have to keep in mind when you're reading about economic institution and organization. Keep in mind कि इसको प्रमोट किसने किया है, रेगुलेट कौन करता है. These are the facts you need to keep special focus on. ठीक है ना? फिर उसके बाद which department is responsible for economic indicators or activities, that is also very important. Keep a special note on that. ठीक है? उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एंड रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक एजेंट एंड बॉडी, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू फोकस अपॉन. जब भी आप कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हो या फिर कोई बॉडी पढ़ रहे हो, कीप इन माइंड कि उसको कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है. ठीक है? ठीक है, तो ये है ओवरऑल आई थिंक जो आपको इस सी नाउ यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, बट नाउ इज अ टाइम when you have to be selective. You can't read and revise everything. So now you have to give special focus to these things that I have told you. ठीक है ना? And इसमें भी इसी अप्रोच से when you're reading a topic, इसी अप्रोच पे इन्हीं डायमेंशंस को कवर करना है, बिकॉज क्वेश्चंस आपका इन्हीं डायमेंशन से आएगा. ठीक है? So I think that is all. You have doubts? तो बताओ. सबको क्लियर करना है इस बार प्रीलिम्स. ठीक है? 110 प्लस के साथ. IFS वाले कौन कौन है यहाँ पे जो IFS भी दे रहे हैं या भरा है जिन्होंने? कोई नहीं है, सब IAS. ठीक है? तो सी यू गाइस देन. मंथ एंड में हम लोग मिलते हैं, एंड दिस टाइम विल बी डिस्कसिंग टॉपिक्स जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आएंगे इस बार बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस. ठीक है? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.